अब जो पर्टिकुलर ड्रग्स हैं वो CHF में कौन कौन सी यूज़ की जाती हैं? जब हमारा हार्ट ना उसकी ऐसी कंडीशन हो जाती है, वो इस कंडीशन में नहीं होता कि प्रॉपरली पंप कर पाए ब्लड को बॉडी की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, कि जैसे कि जो भी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, जितना ब्लड उसको चाहिए उतना वो नहीं मीटअप कर पा रहा है। ये क्रोनिक कंडीशन हो सकती है, एक तरीके से बिल्टअप हो सकता है फ्लूइड का या टिश्यूज़ में, ऑर्गन्स में। अब देखो लेफ़्ट साइड हार्ट फेलियर होता है क्योंकि लेफ़्ट वेंट्रिकल अफेक्ट होती है, किसकी वजह से, जैसे पल्मोनरी कंजेशन हो गया, फ्लूइड का एक तरीके से लंग्स में बिल्डअप हो जाना, फ्लूइड टू बैकअप इनटू द लंग्स, ये लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर है। राइट साइड हार्ट फेलियर में क्या होता है, राइट वेंट्रिकल अफेक्ट होता है। जो क्या अफेक्ट होगा, हमारे वेंट्रिकल्स अफेक्ट होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हार्ट के थ्रू ब्लड पंप करने में, हार्ट के थ्रू ब्लड पंप करने में वेंट्रिकल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसमें फ्लूइड रिटेंशन हो जाता है ब्लड एब्डोमेन में, लेग्स में, फीट्स में। बाई वेंट्रिकुलर फेलियर में दोनों ही वेंट्रिकल्स जो हैं काम करना बंद कर देते हैं, बोथ लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स नहीं काम करते। कॉजेस क्या होगा आपको पता है सबको, CHF होगा, कॉर्नरी हार्ट डिजीज होगा, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज है, हाइपरटेंशन, कार्डियोमायोपैथी, हार्ट वॉल्व डिसऑर्डर, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन। ये सब ब्लड का नहीं होना प्रॉपर, या ब्लड का हार्ट के थ्रू पंप जो होना चाहिए था, जितना बॉडी की रिक्वायरमेंट थी उसकी वजह से होता है कि नहीं कर पा रहा है, वो अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसको मीटअप नहीं कर पा रहा है, इसकी वजह से होता है। सांस लेने में दिक्कत होती है, फैटीग, वीकनेस फील रहता है हमेशा, या रेगुलर हार्ट बीट हो जाती है, कफिंग और वीजिंग के ये सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। बड़े लोगों में अगर ऐसे ये सिम्टम्स दिखते हैं तो आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की दिक्कत हो रही है। डायग्नोसिस कैसे करोगे, उनकी मेडिकल हिस्ट्री देख सकते हो, फिजिकल एग्जामिनेशन, ECG करा लो, एक्सरे करा लो, बहुत सारे ब्लड टाइप टेस्ट होते हैं उनको करा सकते हैं। अब मैनेजमेंट में देखो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट होता है, लाइफस्टाइल चेंजेस, अगर कोई भी डिजीज़ हुई है किसी को पर्टिकुलरली, वहाँ पे लाइफस्टाइल को चेंज करके आप उसको मैनेज कर सकते हो। फिर तो अगर लाइफस्टाइल नहीं मैनेज होती तो एट द एंड आपको कहाँ आना पड़ेगा, दवाइयों पर, मेडिकेशंस पर आओगे, मेडिकल डिवाइसेस के थ्रू चलोगे, सर्जिकल इंटरवेंशन, सर्जरी की ज़रूरत हो जाएगी। तो मैनेजमेंट में सबसे पहले हमारा लाइफस्टाइल चेंज आता है। लाइफस्टाइल चेंज मेडिकेशन के साथ, मेडिकेशन ऐसा नहीं है कि बहुत लॉन्ग टर्म वाले हैं, शॉर्ट टर्म वाले मेडिकेशंस के साथ अगर लाइफस्टाइल चेंज किया जाए, जिसमें सोडियम डाइट का ले लो, फ्लूइड रिस्ट्रिक्शंस हैं, रेगुलर एक्सरसाइज, वेट मैनेजमेंट है, ये पर्टिकुलरली रिस्पॉन्सिबल होंगे लाइफस्टाइल के लिए। मेडिकेशन के साथ साथ ये भी मैनेज हो जाएंगे। प्रोग्नोसिस में क्रोनिक और प्रोग्रेसिव कंडीशन में अगर अर्ली डिटेक्शन हो जाए तो मैनेजमेंट हो सकता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो सकती है उसके आउटकम के बेसिस पर। अगर ऑनगोइंग मेडिकल केयर, लाइफ एडजस्टमेंट है तो आप सिम्टम्स और कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट कर सकते हो, दोनों चीज़ें हैं। अब जो ड्रग्स यूज़ हो रही हैं हमारी कार्डियोवैस्कुलर का ही पार्ट है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में, वो कार्डियक फंक्शन को इम्प्रूव करेगा, सिम्टम्स को रिड्यूस करेगा, एनहांस करेगा कि सर्वाइवल हो सके कुछ पर्टिकुलर फिजियोलॉजिकल पाथवेज को, जिसमें हमारा क्या आता है, हार्ट फेलियर। अब जो कॉमन ड्रग्स होती हैं जैसे कार्डियक ग्लाइकोसाइड में डिजॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन है, कॉमन है, नाइसिरटाइड या बोनसेंटेन, डेजोसेंटेन, ये सारे नेट्रियोयूरेटिक हैं, कुछ ये कॉमन ड्रग हैं। एंडोथेलियन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में हमारी कौन सी आती हैं, बोसेंटेन, डेजोस, ये मतलब ये कॉमन हो गई, ये सबसे ज़्यादा आपने आई थिंक सुना होगा, कार्डियक ग्लाइकोसाइड में डिजॉक्सिन। अब ये कैसे काम करती हैं, ये सारे हमारे आयंस के चैनल्स पे काम करती हैं, मतलब आयंस बोल लो, जैसे सोडियम हो गया हमारा, पोटेशियम है, कैल्शियम हो गया, इन पर्टिकुलर आयन चैनल्स पे काम करेगी, इन आयन चैनल को ब्लॉक करेगी। ब्लॉक करने से क्या होगा, जो इंट्रासेलुलर मतलब होने वाला था डिपोजिशन, इनफ्लक्स और ईफ्लक्स कार्डियक सेल में, उसको इंक्रीज करेगा एक तरीके से। जैसे यहाँ पे सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप को इनहिबिट किया तो इंट्रासेलुलर कैल्शियम इंक्रीज हो गया कार्डियक सेल में, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ी उसकी वजह से, ऑटोनॉमिक जो टोन थी वो मॉड्यूलेट हो पाई है, साथ ही साथ जो हार्ट रेट था और कार्डियक आउटपुट था वो इम्प्रूव हो पाया है।
कॉमन ड्रग हमारी डिजॉक्सिन और डिजिटॉक्सिन है, सबको पता है, ये तो याद रहनी चाहिए, ये तो फिंगर टिप्स पे हो जानी चाहिए आपकी कुछ ड्रग्स जो ज़रूरी हैं CHF में, या जो नॉर्मल कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स जहाँ भी आएगा कार्डियक ग्लाइकोसाइड में आप सबसे पहले डिजॉक्सिन बोलोगे। यूजेस में सिम्टम्स जो हार्ट फेलियर के हैं वो इम्प्रूव होगा, AFib जो है उस पर कंट्रोल किया जाएगा उसके रेट पर, सुप्रा वेंट्रिकल टेकिकार्डियाज हैं उसको कंट्रोल किया जाएगा। देखो GI डिस्टर्बेंसेस थोड़े बहुत होते हैं, कार्डियक एरिथमिया हो सकता है, विजुअल डिस्टर्बेंस हो सकते हैं, और नेट्री यूट्रेटिक पेप्टाइड्स जो हैं उसका काम क्या होता है, वेसोडाइलेशन करना, और जो सोडियम का एक्सक्रीशन होना है यूरिन के थ्रू उसको, अब जब सोडियम का एक्सक्रीशन हो जाएगा यूरिन के थ्रू तो जो ब्लड वॉल्यूम में इंक्रीमेंट था, मतलब उसका एक्सक्रीशन की वजह से ब्लड वॉल्यूम में कमी आई है, जब कम आएगा तो एक तरीके से वो वहाँ पे वर्क करेगा, जो वर्कलोड था हार्ट पर वो कम हो जाएगा, वो थोड़ा सा हट जाएगा, बर्डन कम होगा इनकी वजह से। कॉमन ड्रग जो है नेसिराइटाइड है, बोसेंटेन है, डेजोसेंटेन है, इनका क्या काम है, इनका काम यही है कि वेसोडाइलेशन कर सकें, और जो एक्सक्रीशन है सोडियम रिस्पॉन्सिबल है, हमने आयंस की बात की थी ना, आयन एक तरीके से एक्सक्रीट आउट होता है तो भी हेल्पफुल है। यूजेस जो हैं एक्यूट डीकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर में, पल्मोनरी एट्रियल हाइपरटेंशन में इसको पर्टिकुलरली यूज़ किया जाएगा। साइड इफ़ेक्ट्स क्या आ जाते हैं हमारे, साइड इफ़ेक्ट्स हमें हाइपोटेंशन, हेडेक, और जब सोडियम एक्सक्रीट आउट हो रहा है यूरिन से तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस भी हो सकते हैं। अब एंडोथेलियन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, वो मैनेज करेगा कि एजेंट ब्लॉक करेगा एंडोथेलियन 1 रिसेप्टर को जो पोटेंट है वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर के लिए, इनिबिट करेगा इन रिसेप्टर को, ये कॉज करता है वेसोडाइलेशन और रिड्यूस करेगा पल्मोनरी वेस्कुलर रेसिस्टेंस को, जो भी सिम्टम्स होने वाले हैं उनको एलिवेट करेगा, और हाइपरटेंशन था पल्मोनरी हाइपोटेंशन वो एलिवेट होगा। कॉमन ड्रग वही सेम है जो हमारी उसमें थी, हमने यूज़ की थी पर्टिकुलर नेट्रीयूरेटिक्स में यूज़ कर रहे हैं तो वो भी यही यूज़ करेंगे, तो आप उससे आइडिया लगा सकते हो, एक्सक्रीशन होगा सोडियम का, एक्सक्रीट आउट होगा तो वहाँ पे वो चीज़ रिस्पॉन्सिबल होगी कि वहाँ पे जो वेसोडाइलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। यूज़ पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन में, ऑफ लेबल यूज़ जो है सर्टेन केसेस में हार्ट फेलियर की विद प्रिजर्व इजेक्शन फ्रैक्शन के साथ। साइड इफ़ेक्ट लिवर फंक्शन एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, पेरिफेरल एडीमा, साइड इफ़ेक्ट्स एनीमिया है, टेरेटोजेनिक इफेक्ट शो हो सकता है जो प्रेगनेंसी में देखा जाता है, जो फीटल एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। एक साइड इफ़ेक्ट जो है इसका, ये जो है आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसको देखो चार्ट्स सब जगह अटैच किए गए हैं आपकी बेटरमेंट के लिए और आपके ईजीनेस के लिए कि आप इजीली इसको पढ़ पाओ, ठीक है, ईज हो जाए, धीरे धीरे आप अपने क्लासेस भी पढ़ लो उसके साथ, उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कॉमन ड्रग यूजेस, साइड इफ़ेक्ट। अगर नहीं याद रहते स्ट्रक्चर, एटलीस्ट आप ये याद करके जाओगे तो कुछ ना कुछ तो लिख कर आओगे। अब हमारा डिजॉक्सिन है हार्ट फेलियर का, सबसे पहले कार्डियक ग्लाइकोसाइड में आता है, ये फॉक्सग्लोव प्लांट से लिया गया है, स्टेरॉइड न्यूक्लियस है इसमें, लेक्टोन रिंग और शुगर मॉइटी के साथ प्रेजेंट है, लिंक हुआ है, ये डिजॉक्सिन है। मोड ऑफ एक्शन सोडियम एटीपेज इनहिबिशन में, सोडियम इंट्रासेलुलर सोडियम इंक्रीमेंट, कैसे, एक तरीके से इंट्रासेलुलर सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर दोनों के थ्रू होगा, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट शो करेगा, कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ेगी जिससे कैल्शियम अवेलेबिलिटी कार्डियक मायोसाइट में बढ़ जाएगी। कैल्शियम का एक तरीके से इंक्रीमेंट होना है इंट्रासेलुलरली। आप ये याद रखो, सोडियम पोटेशियम एटीपेज इनहिबिशन का मतलब है कि आपका जो इन पंप को बाइंड कर दिया जाएगा कि एक्टिविटी इनहिबिट हो, इनकी एक्टिविटी ना हो, और इसकी वजह से क्या होगा, कैल्शियम का इंट्रासेलुलर लेवल जो है बढ़ जाएगा। यहाँ पे मोड ऑफ एक्शन में बस इतना याद रखना है, वेगल स्टिमुलेशन में क्या होता है, वेगल टोन बढ़ जाती है, हार्ट रेट कम होता है, AV नोड कंडक्शन भी कम हो जाता है। हार्ट फेलियर में यूज करोगे, AFib में यूज करोगे।
सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डियाज और डिजिटालिस टॉक्सिसिटी, इसका क्या है, डिजॉक्सिन का थोड़ा सा ना सिम्टम्स मॉनिटर करने पड़ते हैं, मैनेज करना पड़ता है, सिम्टम्स को मॉनिटर मैनेज करोगे तभी कर पाओगे, वरना तो टॉक्सिसिटी हो सकती है डिजॉक्सिन से। डिजिटॉक्सिन हमारा कार्डिक ग्लाइकोसाइड है, ये सिमिलर रहता है डिजॉक्सिन से, बट इसका जो हाफ लाइफ है वो ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली उससे, क्योंकि इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स जो हैं वो फीवर है, मतलब एक तरीके से फीवर उसमें है। स्टेरॉइड न्यूक्लियस पर आप देखो इतने, ये स्ट्रक्चर है डिजिटॉक्सिन का। डिजॉक्सिन का भी एक बार देख लेते हैं। ये हमारे डिजॉक्सिन का स्ट्रक्चर है लैक्टोन रिंग और शुगर मॉइटीज के साथ। ये देखो, ये इसका सब कुछ सेम है क्योंकि सिमिलर है डिजॉक्सिन से, मोड ऑफ एक्शन भी सेम है, यूजेस भी सेम है। मोड ऑफ एक्शन में सोडियम पोटेशियम एंटीपेज इनिबिशन है और हार्ट फेलियर, एफिब और सुप्रावेंट्रिकल टेकिकार्डियाज में यूज़ किया जाता है। अब ये नेसिरेटाइड है, ये रिकॉम्बिनेंट फॉर्म है बी टाइप नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड का, BNP का मतलब रिकॉम्बिनेंट फॉर्म है, जिसमें 32 अमाइनो एसिड पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड होते हैं, किसके साथ, डाइसल्फाइड बॉन्ड के साथ, जो स्टेबलाइज करते हैं इसके स्ट्रक्चर को। ये प्रॉपर बना हुआ होता है, ये इसके जो स्टेबलाइजेशन आता है डाइसल्फाइड बॉन्ड की वजह से। ग्वेनोलाइट साइक्लेज एक्टिवेशन होता है, ये बाइंड करता है इस पर्टिकुलर रिसेप्टर के साथ, BNP के साथ बाइंड करेगा, इंक्रीज करेगा साइक्लिक GMP को, वैसोडाइलेशन कॉज करेगा। नेट्रीयूरेसिस, जो सोडियम का एक्सक्रीशन होना है वाटर किडनी के थ्रू, उसको प्रमोट करेगा डायूरेसिस में। रीनल परफ्यूशन एनहांसमेंट, रीनल ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करेगा और GFR को इम्प्रूव करता है। यूजेस जो है इसके पर्टिकुलरली एक्यूट डीकम्पोजिटेड हार्ट फेलियर में यूज़ किया, यहाँ यूज़ किया गया है। रीनल डिसफंक्शन, हाइपरटेंसिव क्राइसिस, पल्मोनरी एडीमा, इन सब में इनको यूज़ किया जाएगा। बोसेंटिन है, बोसेंटिन में जो है ये नॉन सेलेक्टिव एंडोथेलियम रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, जिसमें सेंट्रल बेंजोथाइजोल कोर है जो लिंक करता है एरोमेटिक रिंग के साथ और साथ ही साथ एमाइन ग्रुप के साथ। मोड ऑफ एक्शन एंडोथेलिन रिसेप्टर ब्लॉकिंग होता है, वैसोडाइलेशन करेगा, प्रमोट करेगा रिलैक्सेशन वैस्कुलर स्मूथ मसल का, कि पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस कम हो जाए। ये हमारा मोड ऑफ एक्शन है। उसमें यूजेस एंटी प्रोलिफरेटिव इफेक्ट्स शो करेगा। एंटी प्रोलिफरेटिव इफेक्ट मतलब वैस्कुलर मसल्स, स्मूथ मसल सेल्स हैं उनको इनिबिट करेगा, उसके जो प्रोलिफरेशन है, फिब्रोसिस है, उसको इनिबिट करेगा। यूजेस जो है पल्मोनरी एट्रियल हाइपोटेंशन है, पल्मोनरी आर्टेरियल प्रेशर को कम करता है, एक्सरसाइज कैपेसिटी को बढ़ाता है। सिस्टमिक स्क्लेरोसिस एसोसिएटेड PAH है, जहाँ पे पल्मोनरी हाइपरटेंशन जो पेशेंट्स में होती है वो मैनेज करता है सिस्टमिक स्क्लेरोसिस के साथ। डायबिटिक न्यूरोपैथी है, अभी थोड़ा बहुत इस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है इसके रोल पर कि किस तरीके से रीनल फिब्रोसिस और प्रोटीनूरिया को डिक्रीज करता है। ठीक है, अभी भी डायबिटिक न्यूरोपैथी में इस कंपाउंड पे काम चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, एक्सपेरिमेंटेशन चल रहे हैं। अब टेजोसेंटिन है, टेजोसेंटिन हमारा एंडोथेलियल रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है जो किनाजोलिन कोर के साथ लगा हुआ है, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूएंट है और एमाइन ग्रुप्स है। ये देखो थोड़ा सा हो जाते हैं कॉम्प्लेक्स थोड़े स्ट्रक्चर। मोड ऑफ एक्शन सिलेक्टिव एंडोथेलियन रिसेप्टर ब्लॉकिंग है, प्राइमरली एंटागोनाइज करता है ETA रिसेप्टर को, जिससे वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कम होता है और वेस्कुलर रीमॉडलिंग जो है वो भी कम होती है। एक तरीके से वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कम होगा, वैसोडाइलेशन में करेगा कि सिस्टमिक और पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस है उसको कम किया जाए ET1 को इनिबिट करके। जो ET1 मीडिएटेड वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन है उसको कम किया जाएगा। एंटी प्रोलिफरेटिव इफेक्ट देगा, प्रिवेंट करेगा एंडोथेलियल सेल प्रोलिफरेशन को, फाइब्रोसिस एसोसिएटेड जो क्रोनिक हाइपरटेंशन है उसके थ्रू। यूजेस जो है पल्मोनरी एट्रियल हाइपरटेंशन जो एनहांस करता है एक्सरसाइज कैपेसिटी को, पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस को, ठीक है, यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। हार्ट फेलियर में यूज़ किया जाएगा कि पोटेंशियली मैनेज कर पाएगा हार्ट फेलियर को, कैसे, उसका आफ्टर लोड जो है उसको रिड्यूस करके। स्ट्रोक न्यूरोप्रोटेक्टिव इफेक्ट भी शो करता है ये, जैसे कि सेरिब्रल ब्लड फ्लो है उसको इम्प्रूव करेगा और रिड्यूस करेगा वैसोस्पैज्म को। ठीक है, ये था हमारी सारी जो ड्रग्स इंक्लूडेड थी CHF में, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में।